हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एज अ शेड्यूल्ड बैंक काम करने के लिए परमिशन दे दिया गया है। अब शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है? जितने सारे भी बैंक आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंक शेड्यूल्ड बैंक ही कहलाते हैं। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाने लगती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनेबलर बन के उभरा है हमारे सामने डिजिटल पेमेंट के मामले में। अलग अलग प्रकार का जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रोवाइड करा के, जैसे कि पेटीएम वॉलेट की सुविधा हमें प्रोवाइड कराता है पेटीएम फास्टैग का सुविधा प्रोवाइड कराता है। जब भी आप टोल क्रॉस करते हैं तो आपको एक प्रकार का टैक्स पे करना पड़ता है हाईवे वगैरह के मेंटेनेंस के लिए, और अब जो है ये टैक्स आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है, ये मैंडेटरी बना दिया गया है। तो यहाँ पे पेटीएम आपको सपोर्ट करता है, वो जो फास्टैग होता है उसमें आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधाएं हो गई, पेटीएम यूपीआई हो गया, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराया जा रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा। यहाँ पे 2017 से पहले क्या था, पेटीएम एक नॉर्मल जो है मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रहा था। जैसे कि आप वहाँ पे सिर्फ पैसे रिसीव कर सकते थे, पैसे किसी को भेज सकते थे, रिचार्ज वगैरह कर सकते थे। जनवरी 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेटीएम को यहाँ पे परमिशन दे दिया जाता है कि वो एज अ पेमेंट्स बैंक के तौर पर काम कर सकती है, और जिसके बाद लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाने लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवा सकते थे, करेंट अकाउंट खुलवा सकते थे, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते थे पार्टनर बैंक्स के साथ। 31 मार्च 2021 तक तकरीबन 6.4 करोड़ सेविंग अकाउंट यहाँ पे खुलवाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 5,200 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। तो ये शो करता है कि पेटीएम के ऊपर कितने लोगों का भरोसा है। यहाँ पे तकरीबन 33 करोड़ पेटीएम वॉलेट है जिसको कि यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है पेटीएम बैंक के द्वारा, और 87,000 ऑनलाइन मर्चेंट भी है यहाँ पे, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। तो यहाँ पे आप पेटीएम का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से 87,000 ऑनलाइन मर्चेंट है जिसके साथ पेटीएम ने यहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है। अगर स्टोर मर्चेंट के बारे में हम बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 2.11 करोड़ है। साथ ही में 15.5 करोड़ पेटीएम यूपीआई हैंडल भी है जिसको कि यहाँ पे क्रिएट किया गया है पेमेंट को रिसीव करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे पिछले साल ही पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो लार्जेस्ट इशूअर और एक्वायर्ड बन गया था फास्टैग के मामले में भारत में, और साथ ही में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल बैंक्स ऑपरेटिंग भी है ये एशिया पैसिफिक रीजन में। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो बेसिकली ये जो पूरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है PPBL, जो कि बेसिकली ऐसे देखा जाता है कि पेटीएम की ये सहायक कंपनी है, उसको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि वो एज अ शेड्यूल्ड बैंक के तौर पे काम कर सकती है, और जिसके बाद बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो उनको अब मिलने लगेंगे, वो अब प्रोवाइड कराने लगेंगे लोगों को। अभी तक क्या होता था, इनकी जो आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ये सब तो लोग यहाँ पे खुलवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो किसी को लोन नहीं दे सकती थी, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती थी। तो ये सारे काम भी जो हैं अब इनके द्वारा किए जाएंगे। बेसिकली देखिए, जब भी किसी बैंक को शेड्यूल्ड बैंक के तौर पे लिस्ट किया जाता है तो दो टाइप की जो फैसिलिटी है, प्रिंसिपल फैसिलिटी, वो उनको दे दी जाती है। सबसे पहला तो ये होता है कि वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, जो रेपो रेट होता है, जिसके रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली वैसा इंटरेस्ट होता है जिस इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी बैंक लोन ले सकती है। तो ये फैसिलिटी आप पेटीएम भी यहाँ पे उठा सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लियरिंग हाउस होता है, बेसिकली जो दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मीडिएटर के तौर पे काम करती है। तो इसमें भी ऑटोमेटिकली जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पार्टिसिपेट हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक को मिलने लगेगी, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होता है RFP, किसी भी कंपनी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा
जब किसी चीज़ को लेकर के मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जो है जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए जो एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत भारत सरकार को बैंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो भी अब यहाँ पे आगे जा कर के प्रपोजल दे सकती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्शंस होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी ऑक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकती है, बोली लगा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब का फ़ायदा ये उठा सकती है। साथ ही में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, जिसमें बैंकों को ये सुविधा दिया जाता है कि वो आरबीआई से रातों रात पैसा ले सकती है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, किसी बैंक की लिक्विडिटी खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तुरंत लोन ले सकती है, ठीक है। तो वो फैसिलिटी भी अब यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा उठाया जा सकता है। और भारत सरकार का जो अलग अलग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स चल रहा है, जैसे कि जनधन अकाउंट स्कीम वगैरह, तो इन सब में भी वो पार्टिसिपेट कर सकती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।